आज बात अंता में मतदान की मुद्दा है अंता की जंग, नतीजे करेंगे तय। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। आमतौर पर उपचुनाव में वोटर टर्नआउट कम होता है, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। कुल 80.32% मतदान दर्ज किया गया, जो 2003 के विधानसभा चुनाव के 81.17% से महज 0.85% ही कम है। मतदान प्रतिशत को लेकर के बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जीत के दावे किए हैं। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन मतदान आखिरकार क्या कहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल और आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। कहीं न कहीं नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। अंता उपचुनाव में मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा समेत 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अंता में कुल 80.32% वोटिंग हुई है। अब 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार है। अंता को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अंता में चुनाव जीतेंगे हम लोग, लगता हमें तो क्या थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता में नरेश मीणा की जीत की संभावनाओं को खारिज कर दिया। डोटासरा ने कांग्रेस की जीत के दावे किए। कांग्रेस में उनको लिया जाता है? नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने मन मुताबिक कोई क्वेश्चन बना जीत रहे नो मन, वो क्या तेल हो गया। अंता में जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन अंता में लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। 14 नवंबर को आने वाले परिणाम में मोरपाल जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। 14 तारीख को निश्चित रूप से चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बिल्कुल पक्का स्वस्थ चुनाव जीतेंगे, अच्छा मार्ग चुनाव जीतेंगे। अंता में 80% से ज्यादा हुए मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मतदान प्रतिशत किसे फायदा देगा, ये सवाल सभी की जुबान पर। सियासी दल अपने अपने समीकरण लगा रहे हैं। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाता है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अंताग में आखिरकार किसको जीत मिलेगी और पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, इस पर भी सबकी नजर है। और आज के डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवाल आप दर्शकों के। सवाल नंबर 1, अंता की जंग, नतीजे क्या करेंगे दंग, क्योंकि अंता में जिस तरह का मुकाबला हुआ, दिलचस्प मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला, और उसके बाद सबको इंतजार है अब नतीजे का। वहीं सवाल नंबर 2 कि भारी मतदान क्या है रुझान, भारी मतदान क्या कहता है, क्योंकि जनता किसके पक्ष में अपना मतदान कर चुकी है, ये नतीजों से साफ हो जाएगा। सवाल नंबर 3 ये कि बदलाव का ट्रेंड आखिरकार कितना असरदार, क्योंकि अंता में हमेशा बदलाव का ट्रेंड रहा है और जो रिकॉर्ड मतदान है वो क्या कह रहा है, किसके पक्ष में जाएगा, किसके विपक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा, कौन किस वजह से पिछड़ सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और अंता की जंग को लेकर के लगातार कई तरह की चर्चाएं हैं। और आपको बता दें कि फलोदी का जो बाजार है, जहां पर सट्टा बाजार, और सट्टा बाजार में भी जिस तरीके से लगातार चर्चाएं तेज हो रही है, कई दलों की धड़कनें भी तेज हो रही है, उम्मीदवारों के मन में भी हलचल मची हुई है। तो ऐसे वक्त में आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, मदन प्रजापति हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार, और राजीव जैन साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। राजीव जैन साहब, सबसे पहले आपसे आज शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो अनुभव और जिस तरीके से आपने लगातार मतदान को देखा है, उसमें अंता में जो इस बार का रिकॉर्ड मतदान है वो क्या कहता है आपकी नजर से, आपका विश्लेषण क्या है सर?
देखिए, जो तिकोना मुकाबला है, जो तीनों उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष के मतदाताओं को घर से निकालने में पूरा जोर लगा दिया, इसलिए इतना प्रतिशत गया। वैसे अमूमन जो आम चुनाव में होता है तो अंतर में 80% इतना ही मतदान हमेशा होता आया है, लेकिन उपचुनाव में थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक सुस्ती सी रहती है लोगों में कि सत्ता पक्ष के ज्यादा पक्ष में जाने वाला मत चुनाव माना जाता है, तो वो कहीं दूसरा पक्ष भी कोई कमजोरी से या अनमने भाव से चुनाव लड़ता है। लेकिन ये एक पहला उपचुनाव जो देखने में आ रहा है, यहाँ तीनों उम्मीदवार, जिसने निर्दलीय ने इसको तिकोना बना दिया। अब ये तो नतीजा बताएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, लेकिन इतना बड़ा मतलब मतदान होना ये भी जाहिर करता है, यदि कोई जीता तो उसकी जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा हो सकता है। हेमंत जी, हमको इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, यदि नतीजा सही बात है। करेगा तो वो इस रूप में भी दंग कर सकता है कि वो जो जीत रहा है चुनाव, उसका मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने मतलब आखिरी में, और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनकी प्रतिष्ठा से ये चुनाव जुड़ गया था, उन्होंने पूरा जोड़ दिया, उनकी पूरी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। चुनावी हार जी का मतलब यदि सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है नतीजा, तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी दल को और सरकार को बहुत झटके वाला ये एक परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हेमंत। बिल्कुल मित्तल साहब, जैन साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जीत का मार्जिन भी बढ़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, बढ़ता हुआ मतदान। लेकिन आपका विश्लेषण, आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को, रिकॉर्ड तोड़ मतदान को, क्या हुआ है? देखिए हेमंत, अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो अधिक मतदान हुआ है वो सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में बताया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि ऐसा होता, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में यदि मतदान होता, तो फिर 2023 के अंदर तो क्या नाम से प्रमोद जैन भाया को जीतना चाहिए था। अभी जो मतदान का प्रतिशत वो तो 80% के आसपास ही है, और 2023 के अंदर तो 81% था, मतलब 1-1.5% ज्यादा था। तो यदि ये आंका जाए कि अधिक मतदान जो है वो सत्ता के पक्ष में जाता है, तो फिर तो प्रमोद जैन भाया जीतते। लेकिन पिछली बार प्रमोद जैन भाया अगर हारे भी तब भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन हार तो गए ना। तो ये हम नहीं कह सकते, आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि अधिक मतदान जो है उसका फायदा सत्तारूढ़ दल को होगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जो चुनाव है हेमंत, ये उपचुनाव जो अंता वाला है, इसमें नरेश मीणा के फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरेश, वहां पर करीब 30-35 हजार मीणाओं के वोट हैं, और कांग्रेस ने इस बात का पूरा प्रयास किया था कि जो मीणा वोट है वो ज्यादा से ज्यादा नरेश मीणा को न मिले, और कुछ वोट जो है उसमें से प्रमोद जैन भाया को मिल जाए। पूरी कोशिश की थी, और आपको ध्यान हो जितने भी क्या नाम से कांग्रेस के नेता गए, चाहे अशोक गहलोत गए, चाहे सचिन पायलट साहब गए, चाहे रंधावा साहब गए, सबका निशाना भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नरेश मीणा पर था। कई लंबे लंबे भाषण उन्होंने नरेश मीणा के बारे में दिए, नरेश मीणा के व्यवहार के बारे में दिए। लेकिन फिर भी जो अभी जो सूचनाएं आई है, जो खबरें आई हैं, फिर भी जो मीणा जाति के जो वोट हैं वो नरेश मीणा से नहीं छीने जा सके, और अधिकतर वोट हेमंत, आज आप ये मेरा रिकॉर्ड करके रख लेना कि मीणा मतदाताओं की, जो मीणा बहुल्य जो इलाके हैं, मतदान केंद्र है, उसमें अधिकतर वोट नरेश मीणा को मिले। इसलिए नरेश मीणा के जो वोट मिलेंगे उनसे ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति का क्या होता है, तभी आंकलन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन वो भी इस बात से चिंतित है कि नरेश मीणा की वोट की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। जहां तक देखिए कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की तो हर बार नरेश मीणा से नुकसान हुआ है, चाहे वो हम छबड़ा में देख लें, चाहे हम देवली उड़ियाना में देख लें। देवली उड़ियाना में तो नरेश मीणा के कारण कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि वहां 30-35 हजार मीणा जाति के वोट हैं, और नरेश मीणा साहब, देवली उनियारा से अलग जो अंता का रुझान जो अब तक का रहा है, उसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि भाया जब भी जीते हैं मार्जिन बड़े तादाद में, जैसे 2000 आप देखिए कि 2008 में जब कांग्रेस यहां पर जीती 29,668, 2018 में कांग्रेस जीती तो 34,063 वोट, लेकिन भाजपा जब 2023 में जीती तो 5,861 वोटों से, और 2013 में बीजेपी जीती तो 4,399 वोटों से। जब भी भाया जीते एक बड़े अंतर के साथ जीते हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन 2008 के अंदर जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना पड़ा, मोहनलाल मीणा जो उस टाइम क्या नाम से भाजपा के बागी थे, तब त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था।
तब भी क्या नाम से, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना, मीणा जाति के जो वोट थे वो निर्दलीय उम्मीदवार ले गया। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि चूंकि नरेश मीणा की उम्मीदवारी वहां प्रभावी है, इसलिए ये चुनाव पूरी तरह एक सीधी बात जो कि ताकि वायरल हो सके मित्तल साहब आए कि थे बता दी नरेश मीणा जीतवा का चांसेस है के नहीं? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि नरेश मीणा के जीतने के चांसेस है, लेकिन नरेश मीणा किसी भी राजनीतिक दल को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये बात अलग हो सकती है। लेकिन मदन प्रजापत जी, मैं कांग्रेस के पास तो बाद में जाऊंगा, लेकिन आप सत्ता में कहते हैं कि उपचुनाव सरकार का होता है और इस उपचुनाव में अमूमन जो ट्रेंड है कि उपचुनाव में ज्यादा वोटिंग होती नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी के भरोसे पर लोग बाहर निकले हैं? क्या इस उम्मीद के साथ बाहर निकले और वोट दिया, इतना ज्यादा प्रतिशत हुआ कि सीएम पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा, डबल इंजन पर भरोसा है? बिल्कुल हेमंत जी, निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी की दो साल की नीतियां रही है और गांव, गरीब, किसान, दलित के लिए जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उस पर राजस्थान की जनता ने विश्वास किया है। इससे पहले भी जब 6 उपचुनाव थे तो 4 भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले और 4 सीटों पे कांग्रेस थी, उनको 3 की जमानत जब्त करवानी पड़ी थी। ये दिखाता है। राजस्थान में पंचायत राज के उपचुनाव आए, 36 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है और निश्चित रूप से अंता की जनता जिस तरीके से पिछले 5 साल के भ्रष्टाचार से त्रास दी और गांव के गांव, आपके रिपोर्टर गए थे, मैंने स्पेशली वहां था तो मैंने कहा था कि आप दिखाइएगा जरूर। तो जो भ्रष्टाचार है और आम जनता के जहां पे बीच में बूथ पे जाके जब बात करते थे तो लगता था कि यार इस तरीके की परिस्थितियां होती है। एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसके 36 साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर किसी तरीके का कोई दाग नहीं है, वो राजनीति से अछूता नहीं था, प्रधान था, सरपंच रहा है, लेकिन उसके ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं था। तो ऐसी जब चीजें होती है, जब संगठन का जनता के बीच में जाके उम्मीदवार का चयन करना हो या सरकार की जो विकास की नीतियों के बारे में जनता के बीच में हो और या पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी के समय के जो कार्य थे उन सबको देखते हुए अंता की जनता ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन जी की जीत होगी और ये इसके अंदर सबका सामूहिक जो प्रयास था वो निश्चित रूप से कार्य किया है। तो आप तो गए थे मदन जी, कौन सी पंचायत में जो है सबसे ज़्यादा आपको लगा कि वाकई यहाँ पर ये परेशान पंचायत है कांग्रेस के राज से पूरी तरह से? कोई 1-2 पंचायत बिल्कुल जो पलायता पंचायत, हाँ मैं बता देता हूँ ना, बिल्कुल पलायता पंचायत है जिसमें एक पलायता पंचायत है जिसमें बोझाखेड़ी गांव है। हाँ। उस गांव की स्थिति हेमंत जी ऐसी है कि जब मैं कल भी गया था और 3-4 बार जाना हुआ, जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थितियां हो जाती है। आप बीच में खड़े होंगे तो ऐसे लगता है चारों तरफ नदी हो या नदी के जैसे खड्डे, जो ऊंचे गहरे गहरे खड्डे हैं वो खड्डे इस तरीके से होती है। वो एक ऐसी पंचायत है जिसके लिए कई बार भरत सिंह कुंदरपुर जी ने भी कहा था कि भाइयों रे भाइयों, एक तो पूरा गांव खायो, वो स्थिति है। इसके अलावा मिर्जापुर के अंदर स्थिति ऐसी है, इसके अलावा सोरसन के अंदर स्थिति ऐसी है। तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं जगह जगह की स्थिति, जो गौचरा पड़ा है ना, गौचर के अंदर के जो खनन माफिया नहीं। मदन जी अब वोट आए तो आप भी आए, इन लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि पलायता का आपने ऐसा नहीं किया, इसके पास में पाटौंदा है और इसके पास में ही है बमुलिया कला जिसका आपने जिक्र किया और उसके आगे जयनगर। हाँ बमुलिया, हाँ, और उसके आगे जयनगर और जयनगर जहां पर समस्याओं का अंबार है जी। हाँ, बालदड़ा है, जयनगर है, हाँ, पलायता है, आपने जो बोली है, इन सब जगह की है और सब जगह का समाधान है। और हमारी जो सरकार को चुना गया था, लोगों से मिले होंगे तो क्या बिल्कुल गया काचरी के लोगों ने बिल्कुल काचरी के जो लोग हैं, मेरे को पता है काचरी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोयला की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मांगरोल जहां कांग्रेस हमेशा जीतती आई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने रोड शो नहीं देखा है शायद, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दो देखे, दोनों देखे हैं आप। मदन जी आप ऐसे मत बोलो, मैंने दोनों रोड शो देखे हैं। नहीं 2-2 बार मुख्यमंत्री जी रोड शो करते हुए देखे, कांग्रेस का भी रोड शो देखा मैंने जी। जो मांगरोल की जनता जो है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं कह रहा हूं जयनगर की बात कर लो आप, चाहे बम्बोलिया माता जी की बात कर लो, बम्बोलिया कला की बात कर लो, जहां भी आपने देखा है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यों से वसुंधरा जी के टाइम पे भी जनता खुश थी और इस टाइम के भी थी। और एक चीज जो हेमंत जी मैं आपको कहता हूं, हमारे को वोट मिला था 5 साल के लिए,
जनता ने हमारे को 5 साल का, क्योंकि हमारा एग्जाम 5 साल में होता है, तो जो 1.5 साल में जितना काम करना था, चाहे स्टेट हाईवे सड़क बम्बोरी कला मांगरोल से 12 तक की 41.20 किलोमीटर की सड़क 5 साल तक नहीं पूर्ण हुई, उसका कार्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला। सीसवाली की बेरूपुरा चौराहे और सीसवाली की खाड़ी तक 1.5 किलोमीटर की सड़क भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी। किशनगंज नहर क्षेत्र में माइनिंग जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में हुआ है। आयुष्मान मॉडल एससी का जो लागू हुए वो 1.5 साल की सरकार के अंदर हुआ है। बजट घोषणा 2024 के अंदर जो अंतर क्षेत्र में चंबल की दाई मुख्य नहर के विशेष 30 किलोमीटर का कार्य भारतीय जनता पार्टी के राज में चालू हुआ। मैं ऐसी कई योजनाएं गिनवा सकता हूं। 539 करोड़ रुपए की चरणबद्ध तरीके से जो मैं आपको ये सिंध वाली योजना बता रहा हूं, ये चंबल की दाई और मुख्य योजना बता रहा हूं, वो बता रहा हूं मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं स्वर्णिम जी। 76,920 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र जो है उसके लिए किसानों को लाभ मिलेगा। ये जो चंबल वाला जो मैं बता रहा हूं जी। अब अंता की बात पर स्वर्णिम जी, मौर्या बुला रहा हो या बोल रहा खुद का, बताओ। बहुत बड़े मार्जिन से प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत करके आ रहे हैं हेमंत जी। जो आपने देखा होगा पिछले चुनावों का ट्रेंड कि जब जीतते हैं तो बड़े मार्जिन से जीतते हैं। अरे दिया था ना आपको जनादेश 2023 में, क्या हुआ? किस लिए चुनाव हुआ? क्योंकि आपके प्रत्याशी कन्विक्शन होकर के चले गए। किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं। पूरे भ्रष्टाचार के अनर्गल आरोप दुष्प्रचार करके भी 5000 वोट से ही हराया था। और अब तो आपके प्रत्याशी जो थे उन्हीं के साथी, उन्हीं के समाज से आने वाले, जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़े वोट ले जा रहे हैं। होगा किसको नुकसान? भाजपा को ही नुकसान। और समस्त जो वहां के जनता, समस्त वहां के लोग, 36 कौम प्रमोद जैन भाया के कराए गए काम, उनके संबंध, उनके जो निजी उनसे जो उनका जुड़ाव है उसको लेकर के वहां मतदान कर रही है। पूरे के पूरे 57 पंचायतों में हमारे वहां के जो कार्यकर्ता लगे रहे, लगातार डटे रहे, वहीं लोगों के बीच रहे, घरों में, वहां पे ही हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहे और उन्होंने काम किया और वोट एक एक निकाल करके जिस तरह से डलवाया है, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। और अब जब परिणाम आएगा तो परिणाम चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश का विकास ठप कर दिया। किसानों के कर्ज, जो किसानों का जो मुआवजा मिलना था उसको तरस गए, स्कूलों को तरस गए, शिक्षा को तरस गए, चिकित्सा को तरस गए, बिजली के लिए और पानी के लिए तरस गए। उस सबका परिणाम जनता यहाँ पे इनको देने वाली है। आप बात कर रहे हैं 2 साल के काम की, आप बात कर रहे हैं वसुंधरा जी के समय जो काम हुए, हारे थे ना, उसके बाद 37,000 वोट से उस वक्त प्रत्याशी जो थे बीजेपी के, वो 37,000 वोट से हारे थे। जो 37 या 36 जो आपने बताया बड़े मार्जिन से, क्या काम पे वो पड़ा? और अब भी जो वोट पड़ेगा वो वोट पड़ेगा बहुत जोरदार, और इतना जोरदार कि आपके दुष्प्रचार के बावजूद जो आपने मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वो लोगों ने सरकार के खिलाफ जाकर के वोट किया है। देखिए हेमंत जी, मतदान प्रतिशत तो यहाँ पे लगभग 80% होता ही आया है। हाँ, हमने ये तय किया और हमने इस चीज में सफल रहे। दिखता नहीं है कि 2.5 साल के लिए जो है अब वो इतना दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर सरकार के ही पक्ष में मतदान करना होता तो लोग इतने निकल करके जो सरकार के पक्ष वाले वो वोट डाल देते। अगर कोई जनता सोई हुई होती, हमारे कार्यकर्ता सोए हुए होते या कुछ कार्य नहीं कर रहे होते, हमने ये तय किया था कि हमारे जो भी वो मतदाता हैं मतदान करने के लिए निकले और मतदान करने के लिए निकले। और ये जो जनता की जो आज जो आवाज बार बार दबाई जा रही थी, जो विकास कार्य ठप किए जा रहे थे, जो दुष्प्रचार मुख्य चुनाव में आपने किया था, उसका जवाब देने के लिए वहां जनता निकली है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 साल तक वहां पे किसी को संभाला। मुख्यमंत्री जी झालावाड़ नहीं जाते हैं और यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं। जी, परसेप्शन रहा कि भरत सिंह जी ने कितने सारे लेटर लिखे, खुद आपकी पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर प्रमोद जैन भाया को टारगेट किया, तो नरेश मीणा इसी बात पर टारगेट कर रहे थे सीधा कांग्रेस पर। वो बीजेपी पर इतना ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे थे जितना कांग्रेस पर कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मतदाताओं में ये मैसेज गया कि भाया करप्शन में रंगे हुए हैं? मतदाताओं के बीच सबसे बड़ा मैसेज ये गया कि जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने सरकार पर 8 करोड़ रुपए की बजरी के अवैध खनन प्रतिदिन होने के आरोप लगाए, ये गया। और ये भी परसेप्शन गया और ये जानकारी गई
कि सीबीआई से जांच कराने के लिए खनन माफिया की इन्होंने मना कर दिया। खनन माफिया तो पनप रहा है, जो लोगों को मार रहा है, लोगों पे गाड़ियां चढ़ा रहा है, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कि कांस्टेबलों को कुचल के मारा जा रहा है। ये परसेप्शन बना है कि ये है सरकार जो खनन माफिया के साथ है, ये परसेप्शन बना। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आरोप लगाए आपने, जिन पे आपने चुनाव लूट लिया हमारा, उस चुनाव को लूटने के बाद आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, ये इस बात का जवाब देने जनता निकली है। मैंने बड़ी शांति से स्वर्णिम जी को बोला है, खनन माफिया पे बोला है, मैं चाहता हूं शांति से सुने, वर्सेज लगाने के बाद भी शांति से सुने। ये आपके चैनल ने भी जरूर दिखाया होगा, आपका जिम्मेदार चैनल है, और मैं आपको अवगत करा दूं, प्रमोद जैन भैया जिसकी गांव में जाने की थी, गांव में जाने के बाद स्थिति ये थी। ये सब देख लिया मैंने, अब बताओ ना आप। ये स्थिति ऐसी है जहां एक जगह बाया को जाया बोला कि ये सड़क का टेंडर हो गया था, उसके बाद भी क्यों नहीं हुआ, तो बाया बोलता ठेकेदार पैसे खा के भाग गया, बिल पहले पास हो गया, ठेकेदार पैसे खा के भाग गया, मैंने तो पास करवा दी थी, सड़क का कार्य इसलिए नहीं हुआ। एक गांव में गए तो बाया को ये अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, आपकी जूतीर मेरा सर। जब गांव वाले बाया की गिरीबान पकड़ रहे थे, एक गांव के अंदर बाया को घुसने नहीं दिया, प्रशासन को खड़ा करना पड़ा कि भैया आप इसको घुसने दो, प्रचार करने दो। आपको पता आपने वो वीडियो भी देखा होगा। और अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे, आज आपने गोविंद सिंह डोटासरा को अभी मेरे उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग हुआ, हम होटल में जहां पर ठहरे थे वहां भी पुलिस वाले भेज दिए। जी मैं बताता हूं। हाँ, मैं दोनों चीज का जवाब दूंगा। अभी ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का परसेप्शन बनाया, हमने नहीं बनाया भाई। भरत सिंह कुंदनपुर जी ने बोला था, अशोक गहलोत जी जिंदा रहते बोले थे, अगर एक स्पष्टीकरण अशोक गहलोत जी का उस टाइम का हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी नहीं है, ब्रज जी आप गलत पत्र लिख रहे हैं, एक मेरे को सबूत बता दीजिए, क्यों उस टाइम पे आंख पे और कान में रुई डाल के, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के अशोक गहलोत जी बैठे रहे थे, सर के बाल मुंडवा के भरत सिंह कुंदनपुर जी को देने पड़े थे। लेकिन जब भी सरकार ने आश्वासन दिया था ना पिछले चुनाव में, नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना का आश्वासन तो आपने भी दिया था, अंता सीसवाली मांगरोल में बस स्टैंड नागदा, हाँ बिल्कुल आश्वासन, सिंचाई परियोजना आश्वासन दिया था, तो दिया था। क्या हुआ 2 साल में? मिनी सचिवालय का आश्वासन आपने भी दिया था अंता में, महंगी बजरी, काली रेत वहां की, वो कैसे? जी हाँ बताइए मदन जी। सर आप मेरे से सवाल पूछे, मेरा शब्द पूरा हो जाने दीजिएगा, मेरी एक सेंटेंस बोल रहा हूं जो पूरा गोविंद सिंह डोटासरा जी का जवाब लिया नहीं। हमने जो वादे किए थे 2024 के बजट के पूरे मैंने आपको बता दिए, और जो परियोजनाओं के हमारा एग्जाम 5 साल के लिए हुआ था, 1.5 साल के लिए नहीं, 5 साल में जो वादे करके हम आए थे वो पूर्ण करेंगे। दूसरा जो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि होटल पे पुलिस भेज दी, अरे भैया आप हल्ला ज्यादा करते हो, मीडिया में ज्यादा दिखाते हो। मैं एक पेट्रोल पंप पे बैठा था, हम हमारे मंडल अध्यक्ष के वहां भी 3 गाड़ियां भर के पुलिस की आई थी। पुलिस का काम है तहकीकात करने का, जांच करने का, हमने सहयोग किया, जांच करी और पुलिस चली गई, हमने तो कोई हल्ला नहीं मचाया। लेकिन तीसरी चीज, एक चीज और मेरे साथ में जाते जाते जवाब ले लीजिएगा कि ये बार बार ये कहते हैं कि बजरी माफियाओं का एसपी को कुचला गया आपके टाइम पे, पुलिस को दौड़ा के मारा गया आपके टाइम पे, बजरी खनन माफियापन पे आपके टाइम पे, और आज बैठ के यहाँ कह रहे हो अपनी सरकार की उपलब्धि बना रहे हो क्या? आपका हमारा विकास का मॉड्यूल और आपका विकास का मॉड्यूल ये होता है, आपके टाइम पे जो है रोड के ऊपर लोगों को मार दिया जाता था, 19% कमी आई है भजनलाल जी के सरकार के टाइम पे, इनके टाइम पे चरखा काटता हुआ पकड़ा। ठीक है सर, ज्यादा लंबा हो जाएगा। छोटी सी बात मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। हाँ नहीं मैं तो छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आपने खनन माफिया को लेकर के खाने खाएगे पूरी, लोग कह रहे थे काहे नहीं करे, बताओ, और काम करे वो नहीं। भरत सिंह कुंदनपुर झूठ बोल रहे थे ना, धरातल पर क्यों इनसे इतना सा पूछो, अगर एक सरकार में इतना सा पूछो, भाई तुमने पूछ लिया जवाब। हेमंत जी इतना सा पूछो कि जो भरत सिंह कुंदनपुर जो आरोप लगा रहे थे, ये खारिज करते हैं सारे आरोपों को आज यहाँ बैठ के। इनके नेता भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगा रहे थे, खारिज कर रहे हैं स्वर्णिम जी यहाँ पे। हेमंत जी मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास सारे आरोप है ना, तो आपने क्या किया? सीबीआई जांच क्यों रोक दिया आपने? को क्या आपके आरोप झूठे थे? ये जेल गए ना, महेश जोशी जी जेल गए, वैसे भाया भी जेल जाएगा, लेकिन कानून के मुताबिक। अब रुक तो जाओ 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। ये
प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जनता का रुझान हमने देखा है और इसीलिए भाजपा ने गांव भी में नहीं देखा घुसने दे रहे है। थे। यही भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है। गांव में नहीं घुसने दे रहे पूर्व थे। मुख्यमंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री इसीलिए जी जनता घूम घूम करके वहां पे पहले तो प्रत्याशी तय नहीं कर पाए और बाद में किसी तरह से गुहार लगाते रहे और प्रशासन के पहरे में वहां पे चुनाव प्रचार करते रहे और हमारा प्रचार रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ये सब झूठा जगह दुष्प्रचार मत स्थिति करो है स्वामी जी। कि कहाँ चुनाव रोका? प्रमोद जैन बताइए, भाया, कहाँ रोका? कहाँ आपने अशोक रिपोर्ट गहलोत की करवाइए? बात पर, एक गोविंद उदाहरण डोटासरा दीजिए, की नेशनल बात चैनल पे पर, बैठ के झूठ सचिन मत बोलिए। पायलट की अरे बात राहुल पर, गांधी की झूठ की टीकाराम फैक्ट्री जूले है। की राहुल बात गांधी पर की झूठ की बड़े फैक्ट्री है, झूठ मत मार्जिन करो से यहाँ। जीत कर आ रहे हैं। बताइए, एक रिपोर्ट भरोसा बताइए, आपने एक रिपोर्ट बताइए, इलाज मैं बंद चुनौती- लोगों का किया, चुनौती से आपने कह रहा हूँ, चुनौती से कह रहा अस्पतालों में हूँ, लोग जल ये के मर स्वर्णिम रहे हैं। चतुर्वेदी जी, ये एक रिपोर्ट बता बताइए दें कि हमने कि नहीं एक दिन तो और ठंड बताइए, रखो, तो एक एक दिन ठंड रखो। मित्तल साहब मुस्कुरा रहे, मित्तल साहब अब पीसीआर वाले कह रहे हैं अब तो बंद कर दो। तो जल्दी से एक टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी लास्ट में दो राजीव जैन साहब की भी एक छोटी सी एक लाइन की जी। देखिए हेमंत, ये दावे चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का जो झूठ की फैक्ट्री क्या प्रवक्ता है? ठीक है, वो झूठ की फैक्ट्री कौन है वो जनता बता देगी। हाँ मित्तल साहब पूरा कीजिए जल्दी से। पुलिस को भगाया है। हेमंत, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे दावे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो परसों जब पता चलेगा कि चुनाव परिणाम क्या रहा है, लेकिन देखिए ये हकीकत रही है कि जो कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है पूरी तरह प्रमोद जैन भाया पे केंद्रित रहा और उन्होंने इस बात की कोशिश करी। देखिए मोहन का कोई जातिगत आधार तो प्रमोद जैन भाया का अंता में है नहीं, उनके जो भी है वो व्यक्ति वोटर भी नहीं है जैन साहब, वोटर भी नहीं है अंता के वहाँ यहाँ उपचुनाव में भाया जी। जैन साहब देखिए तो 14 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे, किसकी जीत और किसकी हार होती है। अभी मैं मदन जी के भोजियाखेड़ी का नाम लिया, उस गांव का, वो रघुवीर सिंह कौशल जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, उनका गांव है, वहाँ उनकी समाधि है। भाजपा का एक नेता अब तक वहाँ कोई मतलब उनके समाधि को संभाल ले या वहाँ दर्शन करने नहीं गया। ये उनके पुत्र अतुल कौशल जो वहाँ के प्रधान रहे हैं, तो उनका भी आरोप रहा। अपनी पार्टी के लोगों निजी बातचीत में वो कहते रहे, मुझसे भी कहा उन्होंने कि देखो मेरे पिताजी गलत बोल रहे हैं, समाधि को भाजपा का कोई नेता नहीं आता है। ये गलत बोल रहे हैं आप, ये गलत बोल रहे हैं आप राजीव जी, ये गलत जानकारी है आपके पास में। मैं प्रखर कौशल के चुनाव का प्रभारी भी नहीं था। प्रखर कौशल ठीक है, लेकिन सिंघवी साहब भी तो जाते फिर, और मेरे को अच्छी तरह सिंघवी साहब भी तो जाते। चलिए इंतजार कर लेते हैं, अभी एक दिन की और रुकना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ता हुआ मतदान जो है वो कई संकेत भी दे रहा है और कई लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ा रहा है। हालांकि अब इंतजार इसी बात का कि जनमत जब बाहर आएगा, नतीजे आएंगे, सबके सामने हो जाएगा, साफ हो जाएगा। नमस्कार।